तो चलिए गाइस दोबारा डिस्कस करते हैं ऐसे स्टॉक्स जिसमें एफआईआई और डीआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड हमारे म्यूचुअल फंड वाले सारे के सारे ही उसमें पॉजिटिव हैं और अपने स्टेक्स को जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे 9 स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसमें पहला जो स्टॉक है वो है टाटा एलेक्सी। देख सकते हैं आज के दिन थोड़ी बहुत तेज़ी है, मार्केट डाउन है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी अभी के टाइम पे दिखाई दे रही है। इसमें लेवल्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेन टॉपिक है इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में आके देखेंगे कि प्रमोटर्स ने कोई स्टेक नहीं बेचा है, लेकिन एफआईआई ने बहुत अच्छा स्टेक इंक्रीज़ किया है, डीआईआई ने भी लगभग 1% के आसपास का अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे पीई रेशियो की, तो पीई रेशियो यहाँ पे कुछ अलग ही गड़बड़ है। मीडियन देख सकते हैं यहाँ पर है, ईपीएस बहुत शानदार दिख रहा है, लेकिन पीई अगर यहाँ मीडियन के आसपास होता तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही टाइम होता। अभी के टाइम पे पीई जो है बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन अगर नीचे गिरता है और हमारे इस जोन के आसपास कहीं आता है तो ही हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ माना जाएगा। और अभी ये जिस पोजीशन पे है वहाँ पे ये थोड़ा सा अनसेफ रहेगा, यहाँ से गिरने के चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं। तो इसको कंसिडर करते हुए हम लोग इसके प्राइस में टारगेट जो डिसाइड करेंगे, अब वैसे तो मेरा टारगेट जो था वो अराउंड 8000 के नीचे का था। अभी आप देख सकते हैं ये कहाँ चल रहा है, ये अराउंड 8650 पे चल रहा है। तो मेरा जो टारगेट था वो अराउंड 7900 या 8000 के नीचे जाने के बाद डिसाइड करने का था। अभी भी वही है, लेकिन जिस पीई लेवल पे ये चल रहा है मुझे लगता है उससे भी थोड़ा ये नीचे अगर मुझे मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी के टाइम पे फ़िलहाल हम लोग 8000 को टारगेट मान के चलते हैं कि 8000 के जब ये नीचे जाएगा तब हम लोग इस स्टॉक को दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के टाइम पे इसमें कोई कमज़ोरी ऐसी नहीं दिख रही जिसकी वजह से ये नीचे गिरे। ठीक है, तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपकी कॉल अलग होगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो आप मेरे साथ 8000 का वेट कर सकते हो। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसे ऑलरेडी होल्ड कर रहे होंगे और इसमें ऊपर के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल जानना चाहेंगे, तो उनके लिए अराउंड 11300 के आसपास का लेवल जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का हो सकता है। ठीक है, ये पूरे साल का लेवल मैं दे रहा हूँ आपको। सेकंड स्टॉक है एलजी इक्विपमेंट लिमिटेड। ये भी काफी फेमस स्टॉक है, मार्केट कैप काफी बड़ा है, आरओसी आरओई काफी अच्छा है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है और इसमें से अराउंड 1% से थोड़ा कम इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। ये गिरवी रखने वाली चीज़ पता नहीं क्यों करते हैं ये लोग। और 5 साल पहले इसका मार्केट कैप सिर्फ 4000 करोड़ था और 4000 से अभी 17000 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स ने अपना कोई स्टेक चेंज नहीं किया है और इनका स्टेक कम क्यों है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एफआईआई के पास अराउंड 30% के आसपास का स्टेक है, जो कि इन्होंने अभी पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन में बढ़ाया है। डीआईए ने भी कुछ पॉइंट्स में अपने स्टेक को जो है बढ़ाया है। एक बड़ा चंक पब्लिक के पास भी है। तो अभी के टाइम पे ये देखने से टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। बात करते हैं इसके चार्ट की, तो लॉन्ग रन में ये ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है। और पीई रेशियो की बात करेंगे तो बहुत अच्छे पोजीशन पे अभी ये दिखाई दे रहा है। ईपीएस ऊपर है, पीई अपने मीडियन के पास नीचे बना हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर सही लेवल्स मिल जाएं तो बहुत अच्छा पोजीशन अभी मुझे इसका लग रहा है। टाटा एलेक्सी में वो बात नहीं थी, लेकिन अभी इसमें एग्जैक्टली वो बात दिखाई दे रही है। इसके प्राइस की बात करें और लेवल्स की बात करें तो अभी है बहुत ऊपर ये, लेकिन फिर भी वैल्यूड बहुत ज़्यादा नहीं है। पीई रेशियो के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए एक बार इसका प्रॉफिट हम लोग देख लेते हैं। क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे, सेल्स वगैरह, तो सेल्स पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन बढ़ी थी, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से देखेंगे तो उससे भी बढ़ा हुआ ये दिख रहा था। और ये जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर से बढ़ा हुआ है, पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी बढ़ा हुआ है, लेकिन बीच में एक हाई उससे जो ज़्यादा क्वार्टरली रिजल्ट जो था वो मार्च का दिखा रहा था। खैर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट ईयरली ही होता है, तो उससे ये बड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो कोई नेगेटिव इसमें भी नहीं दिख रहा। तो चलिए फाइनली इसमें बात करते हैं हम लोग इसके लेवल की। तो मैं इसमें एंटर करना पसंद करूंगा अराउंड 505 के नीचे।
जब ये 505 या उसके आसपास आएगा तब मैं इसमें एंटर करने के लिए प्रेफरेंस दूंगा। और अगर इन केस यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरते गिरते ये 480 के आसपास अगर जैन में ही मिल जाता है, जिसके चांसेस 10% भी नहीं है, तो मैं इसे यहाँ पे लूँगा। तो जब लेवल्स इतने दूर हों, इसका मतलब है कि ये लेवल्स नहीं आएंगे और हमको आगे आने वाले महीनों का वेट करना पड़ेगा। लेकिन पीई रेशियो के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे फरवरी, मार्च, अप्रैल जब भी इसके मंथली एसआईपी लेवल हिट होने वाले होंगे मैं आपको बता दूंगा। ये तो हो गया खरीदने का भाव। अब इसको बेचने का भाव क्या होगा? तो मेरे हिसाब से 775 रुपये का टारगेट होगा मेरा इस साल, इसमें ऊपर के लेवल्स पे। ठीक है, अगला स्टॉक है कामधेनु लिमिटेड। अभी 5.13% के आसपास ऊपर चल रहा है। मार्केट कैप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है और इसका जो पीई है वो अपने इंडस्ट्री पीई के आसपास चल रहा है। डेट फ्री कंपनी है ये, 58% का इसका प्रोमोटर होल्डिंग है। डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है। फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल्स जो है इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जी फैक्टर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फंडामेंटली बहुत अच्छा ये दिखाई दे रहा है। देखिए जो भी इसका, एक तो डेट फ्री है लेकिन जो भी थोड़ी बहुत इस पर डेट है वो भी ये कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा इसका फंडामेंटल दिख रहा है और इसी की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन एफआईए ने कुछ पॉइंट्स में और डीआईए ने भी कुछ पॉइंट्स में अपने स्टेक को बढ़ाया है। बहुत बड़ा स्टेक पब्लिक के हाथ में है। ये एक थोड़ी टेंशन वाली बात होती है कुछ लोगों के लिए। एफआईए डीआईए ने स्टेक्स तो बढ़ाया है लेकिन नाम मात्र के लिए ही है वो। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसके पैटर्न को देखेंगे तो लॉन्ग रन में ऊपर जाता हुआ है, बीच में काफ़ी लंबा टाइम बोर भी किया है इसने। तो ये बात आप याद रखना। उसकी वजह से हम लोग टॉप पे थोड़ा इग्नोर करते हैं। पी रेशियो देखते हैं क्या दिखा रहा है। तो पीई रेशियो भी बोल रहा है कि इसमें अभी वेट करना है। मीडियन यहाँ है, पीई यहाँ है और ईपीएस अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा गिरने का वेट करना है हमको। इस तरह से अगर कभी पोजीशन इसकी मिलती है मीडियन के आसपास पीई की, तब हम लोग इसमें एंटर करने के बारे में सोचेंगे। बाकी हर चीज़ से ये स्टॉक जो है अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, बात करेंगे लेवल्स की, कहाँ पे इसे ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसमें कोई लेवल्स वगैरह नहीं देखेंगे। जब ये 350 के नीचे जा रहा होगा तब हम लोग इस पे दोबारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ इसको इग्नोर करेंगे। अगर किसी के पास इसकी होल्डिंग ऑलरेडी रखी हुई है तो आप 540 के आसपास में इसमें प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। ठीक है, एंट्री के लिए 350 के नीचे जब ये जाएगा तब हम लोग दोबारा इसे डिस्कस करेंगे। चौथा स्टॉक है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में जीएनएफसी भी बोलेंगे। आपके ब्रोकर के ऐप पे जीएनएफसी के नाम से ही दिखेगा। मार्केट कैप 11,821 करोड़ का है। स्टॉक का पी बहुत कम है, अपनी इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो भी बहुत कम है। डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी है ये, जो भी डेट है वो भी ये कम कर रहे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 41% के आसपास है। जो प्राइस है वो स्प्लिट भी हो सकता है। डिविडेंड बहुत ज़्यादा ये कंपनी देती है। ठीक है, तो अगर डिविडेंड वाली कंपनी आप ढूंढ रहे हो तो ये रही एक कंपनी आपके लिए डिविडेंड वाली। मार्केट कैप 5,600 करोड़ का था 5 साल पहले और अभी लगभग वो डबल हुआ है। ठीक है, तो 5 साल में इतनी ही ग्रोथ इसमें मिली है। आपको इस तरह से सोच के चलना है। ओके, अभी इसमें प्रमोटर्स ने क्या किया है? प्रमोटर्स ने भी कुछ स्टेक बढ़ाया है, फिर एफआईआई ने अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया है, डीआईआई ने भी अराउंड 1% से ज़्यादा का स्टेक बढ़ाया है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे इसके चार्ट की, तो ऑल टाइम चार्ट इसका ऊपर की तरफ ही है। हमको बस करना ये है कि बॉटम में इसमें इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करना है। ठीक है, अब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है अगला हाई बनाने के लिए, या यहाँ से ये पलटेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम हमारे लेवल्स देखेंगे। अभी उससे पहले क्या देखेंगे? पीई रेशियो। तो पीई रेशियो क्या बोल रहा है? पी रेशियो बोल रहा है भाई साहब इसका ईपीएस गिर रहा है, नेगेटिव, राइट। पीई ऊपर जा रहा है, ये भी नेगेटिव। तो ये दोनों चीज़ें हमारे खिलाफ जा रही हैं। तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अभी इसमें वेट करेंगे। पीई रेशियो के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके प्राइस को अगर देखते हैं तो इसमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, जब ये 650 से नीचे जा रहा होगा ना, तब आप मुझे याद दिलाना, तब मैं आपको इसके लेवल्स बताऊंगा। लगभग यहाँ से जब ये नीचे जा रहा होगा तब। ठीक है, आप मुझे एक बार रिमाइंड कर देना। और ऊपर में लगभग 1,000 रुपये के आसपास या 980 950 के आसपास कहीं पे भी आप इसके प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स देख सकते हो। अब देखिए, अगला जो स्टॉक है वो है टीएनपीएल, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड। आज के दिन 3% के आसपास ऊपर है। डिविडेंड वाली कंपनी है ये। प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। डेट जो है इनका कम तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो थोड़ा बहुत ये
कम कर रहे हैं। स्टॉक का पीई बहुत ज़्यादा ही गिरा हुआ है, इसका इनफैक्ट इंडस्ट्री का ही पीई बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, ठीक है। लेकिन आरओसी और आरओई जो है अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 5 साल पहले जो मार्केट कैप था उससे भी ज़्यादा ये अभी गिरा हुआ है, लेकिन इसके फाइनेंशियल्स और जी फैक्टर देखेंगे तो दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग अभी के टाइम पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो गिरा है 5 साल का जो मार्केट कैप गिरा है, इसका रिजल्ट आप इसके चार्ट में जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। देखिए 5 साल पहले ये यहाँ था, अभी यहाँ है, तो ऑब्वियसली गिरा है, राइट। लेकिन यहाँ से ये ऊपर भी जा रहा है, तो क्या ये ऑल टाइम हाई को छू लेगा या इसको ब्रेक कर देगा या उससे पहले पलटेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस जो हैं लॉन्ग रन में अगर कंसिडर करेंगे तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अभी ये लास्ट 12 मंथ्स का डेटा है, ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो सेल्स ख़राब हुई है और यहाँ पे प्रॉफिट तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न्स हम लोगों को लॉजिकली समझ में आते हैं, राइट। अभी डिजिटल का ज़माना है और ये पेपर वेपर की बातें अभी थोड़ी कमी होती हैं, है ना। तो वो एक रीज़न हो सकता है, ये कॉमन थॉट वाली बात है, वैसा कोई फुल प्रूफ चीज़ मैं नहीं बोल रहा आपको, ओके। लेकिन फिर भी अभी अगर कोई आप में से इसे होल्ड कर रहा है या इसमें एंट्री के चांसेस ढूंढ रहा है तो मुझे लगता है कि 2-250 के नीचे जब ये जाए तो उसके बाद इस पर डिस्कशन करना बनता है। और ऊपर में अगर आप लेवल्स देख रहे हो तो मुझे लगता है 380-400 के आसपास में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। लेकिन मेरा उतना कोई ख़ास इंटरेस्ट आया नहीं इसके टेक्निकल चार्ट को देख के, क्योंकि ये जो फॉल है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्की वाला फॉल मुझे लग रहा है। कोई न्यूज़ होगी यहाँ पे, हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैं इसलिए ज़्यादा डीप इन नहीं जा रहा क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो टेक्निकल इंटरेस्ट मुझे नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर करूँगा। हाँ, अगर ये मुझे बहुत ज़्यादा अगर ये मुझे बहुत ज़्यादा नीचे मिल जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे का मतलब है कि जैसे 200 या 200 के नीचे के प्राइस पे मिल जाता है, तब मैं इसमें दोबारा रिस्क लेने के बारे में सोचूंगा। अराउंड इस लेवल पे अगर मुझे मिलता है तो ठीक है। तो कभी अगर कोई आप में से इसे ट्रैक कर रहा हो और 200 के आसपास के लेवल्स आपको दिखने लग जाएं तो आप मुझे एक बार रिमाइंड कर देना, मैं आपको इसके अच्छे खासे लेवल्स बता दूंगा। अब गाइज ये जो कंपनी है, छठी जो कंपनी है इस वीडियो की, प्रीकॉल लिमिटेड, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी है। काम इसका देख सकते हैं कौन से सेक्टर को ये डिलीवरी देते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर को कंपोनेंट्स वगैरह, ओईएम वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और इसका चार्ट देखेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, समझे। अब ये ऐसा स्टॉक है जो इन्वेस्टमेंट के मौके नहीं देता, जैसे हम लोग को वीबीएल का भी मौके नहीं देता, वैसे ये भी मौके नहीं देता। इसमें नीचे के लेवल्स, हमारे मंथली एसआईपी लेवल्स, ये ढूंढते रह जाओगे ना तो ये बहुत ऊपर चला जाता है। अभी इसमें जो लास्ट टाइम हमको मतलब मुझे जो इसमें लेवल्स दिखे थे, मेरे एसआईपी लेवल को हिट करने वाले लेवल, वो यहाँ पे दिखे थे, ठीक है। मई 2022 में, या यही यही वो प्राइस था। यहाँ पे मुझे उसका जो हिट हुआ था एसआईपी लेवल, उसके बाद कभी भी आज तक ये हिट नहीं हुआ। तो मेरे पास ये स्टॉक नहीं है फॉर अ रीज़न। लेकिन उसके बाद मैंने इसमें कई बार ट्राई किया एंटर करने का, लेकिन मुझे ये मेरे लेवल पे मिला ही नहीं और महंगा और महंगा और महंगा होता गया, ठीक है। तो अभी का इसका सिचुएशन आप देखोगे तो अभी भी ये अपने मीडियन के आसपास ही घूम रहा है। इसका ईपीएस बढ़ रहा है और हमेशा वैल्यूएशन इसकी सही ही दिखती है, लेकिन मैं एंटर नहीं कर पाता अपने रूल की वजह से। तो खैर जो भी बात हो, आपको मैं बता देता हूँ, क्या पता आपको इंटरेस्ट आ जाए, आप एंटर कर लो, ठीक है। तो 4,500 के आसपास का मार्केट कैप है इसका। प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देख सकते हो। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती। डेट बहुत ज़्यादा कम है, वो भी ये कम कर रहे हैं। आरओसी आरओई काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अब इसमें अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो ये स्टेबल है, लेकिन एफआईआई ने अपने स्टेक को डबल कर लिया है और डीआईआई ने भी अराउंड 1 पॉइंट समथिंग % के आसपास का स्टेक जो है बढ़ाया है। तो बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है इसमें। तो अब बात आती है कि इसमें एंटर किया जाए तो कहाँ पे किया जाए। देखिए, जैसा नॉर्मल मेरा तरीका होता है उस हिसाब से अगर देखते ना तो मुझे ये 320 के आसपास में यहाँ कहीं पे मिलता ना तो मैं बहुत खुश होता।
लेकिन चांसेस उसके बहुत कम लग रहे हैं और मैं इसे इग्नोर ही करने वाला हूँ अभी। अगर इसी महीने मुझे खरीदना रहता तो मैं 300 रुपये के आसपास का टारगेट करता। ओके, इसका चार्ट देख के तो आपको पता चल रहा है बिल्कुल ही ये पॉसिबल नहीं लग रहा। इसका जो ये मूविंग एवरेज वाला आपको लाइन दिख रहा है, ये ग्रे कलर का है ना, 200 डेज़ का मूविंग एवरेज जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके आसपास आते आते ही वापस भाग जाता है। यहाँ पे इसने पहली बार ही इसको ब्रेक किया था, अदरवाइज़ उससे पहले भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जब ये वॉलेटाइल नहीं मतलब कंसोलिडेट कर रहा था, तो उस टाइम में ये कभी ऊपर कभी नीचे जाता था। उस टाइम तक इसका कोई ऐसा पैटर्न बना नहीं था, लेकिन कोविड के बाद में जब तेज़ी आई है तो उसके बाद इसकी तेज़ी रुकी ही नहीं है कभी भी। तो देख लो आप इसमें क्या करना चाहते हो। मेरी नज़र में खाली ये आया क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है, खास करके एफआईआई ने, जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीआईआई से भी स्ट्रांग होते हैं। तो उन्होंने अपना स्टेक डबल किया, इसीलिए ये मेरे रडार में दोबारा आया। आप देख लो आप इसमें क्या करना चाहते हो, है ना। चलते हैं अगली कंपनी पे। लेकिन अगली कंपनी पे जाने से पहले इसका ऊपर का लेवल मैंने नहीं बताया। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस साल ये 530, 40, 50 जो भी इसके आसपास के लेवल्स को भी छू सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पे जिसका नाम है डिविस लैब। अब डिविस लैब को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मार्केट का लीडर है ये अपने इंडस्ट्री में, अपने सेक्टर में। यहाँ पे खाली हम लोग इंडस्ट्री पैटर्न शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे प्रोमोटर्स ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं और एफआईए ने कुछ पॉइंट्स में स्टेक बढ़ाए हैं, डीआईए ने भी कुछ पॉइंट्स में स्टेक बढ़ाए हैं। तो ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, अदरवाइज न्यूट्रल की साइड ही है। लेकिन पॉजिटिविटी है तो इसको थोड़ा हम लोग और डिटेल में चेक कर लेंगे। अब जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में, देख सकते हैं लॉन्ग रन में ऊपर ही जाने वाली कंपनी है ये, और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इसका। ठीक है, तो अभी के टाइम पे क्या चल रहा है इसमें, अभी के टाइम पे जो नेगेटिव चल रहा है वो ये कि ईपीएस बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है, पीई बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ है। तो बिल्कुल ही क्या है, ये अपोजिट चल रहा है हमारे जो प्लान रहता है उसके। तो मीडियन यहाँ पर है, पीई यहाँ होना चाहिए, ईपीएस ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो बिल्कुल ही गड़बड़ चल रहा है, राइट। तो अभी इसमें अगर आपका स्टेक है, देखो ये इमोशनल वाली बात हो गई कि इसमें क्या किया जाए। अभी ये क्लियरली ये बता रहा है कि अभी एंटर तो मत करो भैया इसमें, है ना। लेकिन इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, इसके एफआईआईडीआई क्या कर रहे हैं, अपना स्टेक थोड़ा करके बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें वेट करना चाहिए। अभी इसमें कोई एंट्री करना चाहे तो मुझे लगता है वेट करना चाहिए नीचे के लेवल्स का। अगर किसी भी रीज़न से ये वापस से नीचे गिरता है तो आप ये लेवल मान के चल सकते हो। अगर यहाँ नहीं आता तो इससे पहले अराउंड 3050 के लेवल मान के चल सकते हो। इससे भी ऊपर के लेवल देखने हैं तो 3500 के लेवल मान के चल सकते हो। ठीक है, तो लेवल्स बहुत सारे हैं। आप देखो आप कैसे एसआईपी कर सकते हो, कितने पैसे आपको रेगुलर बेसिस पे आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो उस हिसाब से आप अपने लेवल्स डिसाइड करके वहाँ पे एंटर करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे पास जो इसका स्टेक है वो यहाँ पे कहीं पे है, बहुत अच्छे बॉटम पे मैंने इसे ले रखा है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में ले रखा है। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी बहुत जल्दी इसमें एवरेजिंग वगैरह नहीं करना चाहता। और इवन पीई रेशो ने भी बोल दिया कि भाई अभी रुक जाओ, तो मैं इसमें रुकने वाला हूँ। मेरा प्लान पर्सनली यही है। और इन केस अगर ये इस साल ऊपर जाने वाला है तो इसमें प्रेशर पॉइंट भी बहुत पास में ही मुझे दिखाई दे रहा है, यहीं पे 4750 के आसपास। ठीक है, तो इसीलिए भी मैं बहुत ज़्यादा इसमें अभी ध्यान नहीं दे रहा। मैंने ले लिया है बॉटम पे, बस मैं खुश हूँ। अब उसको रखने वाला हूँ मैं 5 साल 10 साल, जब भी मुझे अच्छा प्राइस मिलेगा तो अब मैं इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसे भूल जाने वाला हूँ। अगली कंपनी जिसमें एफआईआईडीआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है वो है केन्ना मेटल इंडिया लिमिटेड। आज के दिन थोड़ा बहुत फॉल इसमें दिखाई दे रहा है। काफ़ी पुरानी ये कंपनी है। मार्केट कैप 5 साल पहले 1600 था, अभी 5500 है। तो ठीक ठाक ग्रोथ है इसमें, डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो मैक्सिमम हो सकती है वही है, इसमें से गिरवी इन्होंने कुछ नहीं रखा। प्राइस कभी भी स्प्लिट हो सकता है तो उसकी वजह से भी तेज़ी आ सकती है। डेट फ्री कंपनी है, लेकिन जो भी इक्का दुक्का डेट इनके ऊपर है वो भी ये कंपनी कम कर रही है। तो हर चीज़ में ये अच्छी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये तो मैक्सिमम जो होल्ड कर सकते थे वही कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने एफआईआई ने थोड़ा बहुत पब्लिक से स्टेक खींचा है और डीआईआई ने भी थोड़ा बहुत पब्लिक से स्टेक खींचा है। तो कुछ पॉइंट्स में ही इंक्रीज़ हुआ है, तो पॉजिटिव ही बोलेंगे इसे। बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब इसका ऑल टाइम चार्ट हम लोग देखेंगे तो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी रहती है, कंसोलिडेशन रहता है लंबे टाइम तक। तो इसके लिए आप रेडी हो तो आप देख सकते हो इसे।
यहाँ पे तेज़ी काफ़ी अच्छी आ चुकी है। अब ये कंसोलिडेट कितने टाइम तक करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हिस्ट्री इसकी बहुत लंबी तक मतलब लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करने की रही है, तो थोड़ा रिस्की भी बोल सकते हैं इसे। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें अगर कभी भी कोई ड्रास्टिक फॉल आता है तो इसमें से एग्जिट करना बनता है, ठीक है। और पीई रेशियो क्या बोलता है, पीई रेशियो वही चीज़ बोल रहा है जो डिविस लैब में दिखा। मीडियन यहाँ है और पीई उससे बहुत दूर है और ईपीएस भी नीचे गिर रहा है, तो इसमें वेट करना है। ओके, अभी इसमें पैनिक नहीं करना है, इसमें बहुत जल्दी एंटर नहीं करना है। मुझे लगता है इसमें 2100 के आसपास जब ये जाए, 2100 2000 जो भी इस रेंज में जब ये जाएगा तब ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो पाएगा। उस टाइम में हम लोग दोबारा एक बार इसका पी रेशियो और बाकी चीज़ें देख लेंगे, रिजल्ट्स वगैरह, और उसके बेसिस पे हम लोग इसमें डिसीजन लेंगे। लेकिन कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो बस वेट करिए 2100 का, इसका अलर्ट लगा लीजिए और कभी ये जाता है वहाँ पे तो आप मुझे एक बार रिमाइंड कर दीजिए। अब इस वीडियो की लास्ट और 9th कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। आज के दिन न्यूट्रल बना हुआ है। अब ये फेवरेट है बहुत सारे लोगों की। क्यों है फेवरेट, इसके चार्ट को देखेंगे तो पता चल जाएगा। आप लोगों के साथ मैंने इसे कई बार डिस्कस भी किया है। अब फेवरेट इसलिए है क्योंकि डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है और ऊपर से इसका चार्ट आप देखेंगे तो चार्ट आपको बहुत ही मज़ेदार दिखेगा। अगर किसी ने देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 40 50 30 रुपए के आसपास की कंपनी 180 की हो रखी है, देख रहे हो। तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बना के लोगों को इसने दिया है। अभी भी इसमें स्कोप है, यहाँ से भी इस साल इसमें 260-70 के आसपास तक जाने की औकात है, ठीक है। और एंट्री करने के लिए बिल्कुल भी मौका नहीं देता ये। मेरे हिसाब से पिछले साल भी हमने इसे कई बार डिस्कस किया लेकिन मेरे लेवल्स पे कभी नहीं आया। अभी इस साल भी मुझे लग रहा है कि 135 के नीचे जाएगा तभी मैं इसमें दोबारा लेवल्स वगैरह देखना चाहूँगा। इस लेवल पे मैं इसमें बिल्कुल भी एंटर नहीं करूँगा। अभी भी मेरा कॉल वही है, मैं इसमें इस लेवल पे तो एंटर नहीं करूँगा। मेरे से पहले मिस हो गया तो मिस हो गया, ख़त्म, वहाँ पे बात ख़त्म हो गई। तो मेरा एंट्री का लेवल 135 के नीचे जाने के बाद ही शुरू होगा और ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया 265, ठीक है। बाकी पीई रेशियो भी देखेंगे तो पीई रेशियो में भी आपको ईपीएस तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा लेकिन मीडियन से बहुत ज़्यादा इसका ऊपर पीई चल रहा है। तो मेरे एंट्री के लिए अभी बिल्कुल सही टाइम नहीं है। और इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर ने अपना काफ़ी स्टेक कम किया है जो कि गया है कहाँ, पब्लिक के पास। तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं कम किसने किया है, मेन प्रमोटर ने किया है या किसने किया है। अब देखिए इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा स्टेक है और उन्हीं का जो है स्टेक यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेलिंग की है और पब्लिक में किसने बढ़ाया है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे वो डिटेल है नहीं, ठीक है। तो इसकी न्यूज़ वगैरह में वो डिटेल होगी, मैं एक बार चेक कर लूँगा और फिर मैं आपको बाद में कभी बता दूँगा। लेकिन गवर्नमेंट की बात है तो उतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और हाँ, तो अपना डिसीजन वही रहता है। 135 के नीचे जब ये जाएगा तब हम लोग इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। अदरवाइज़ अभी के टाइम पे इन्वेस्टर्स में एफआईआई और डीआईआई इन दोनों का जो स्टेक बढ़ा है वो कुछ खास नहीं बढ़ा है, तो इससे हमारा डिसीजन चेंज नहीं होगा और हम लोग इसमें अभी भी वेट करेंगे, ठीक है। तो ये थे 9 स्टॉक्स जो मेरे रडार में आए थे। अगले वीडियो में हम लोग कुछ अंडर वैल्यूड बोल सकते हो या फिर ओवरसोल्ड, हाँ ओवरसोल्ड बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओवरसोल्ड स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे और उनके लेवल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताना इसके बारे में। व्यूज़ अच्छे खासे नहीं आ रहे, वीडियो बनाने में थोड़ा कम मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा मेरी एनर्जी के बारे में भी सोचो, है ना। थोड़ा लाइक वगैरह कर दो ताकि दूसरे लोगों को भी रिकमेंड हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।